chlorination is fast than bromination, so it is more reactive and it is more selective. यानी कि आपको तो पता है कि क्लोरीनेशन जो है, एक एक्सेप्शन के अलावा क्लोरीनेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सेप्शन क्या है? मीथेन का क्लोरीनेशन एंडोथर्मिक होता है। तो क्लोरीनेशन जब भी होता है एनर्जी मतलब हीट निकलती है, तो हीट निकलने से वो हीट फिर और आगे कंज्यूम हो जाती है। तो इसलिए अगर किसी अल्केन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी तरह के CH बॉन्ड हो तो क्लोरीन क्या करता है? सभी को ब्रेक करता है, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, टर्शरी को भी, ठीक है ना। हालांकि टर्शरी CH बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी का एक रेंज है, वो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। और ब्रोमिनेशन जो है वो एंडोथर्मिक है। तो ब्रोमिनेशन जब भी होता है, जब किसी एल्केन में आप ब्रोमीन फ्लो करवाओ, ब्रोमिनेशन करवाने के लिए, तो वो अधिकतर कोशिश करता है कि जो बॉन्ड्स कमजोर हैं वहां ब्रेक करे, जैसे टर्शरी, जैसे कि सेकेंडरी ना। तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर बनाया गया है, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। तो ये बताया गया कि अगर प्राइमरी CH बॉन्ड, किसी एल्केन में प्राइमरी CH बॉन्ड, सेकेंडरी CH बॉन्ड और टर्शरी CH बॉन्ड, तीनों तरह के बॉन्ड्स हों, ठीक है ना, और क्लोरीनेशन करवाया जाए, अगर ये एक प्राइमरी को ब्रेक करता है तो 3.8 सेकेंडरी को ब्रेक करता है, उसको करेक्ट कर लें, 3.8, और 5 टर्शरी को ब्रेक करता है। 3.8 को 4 भी लिख सकते हैं, करेक्ट कर लो उसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 3.8 या फिर 5, यानी कि जितनी देर में वो एक प्राइमरी को तोड़ लेता है, जो मुश्किल है, उतनी देर में 5 टर्शरी को तोड़ लेता है और लगभग 4 सेकेंडरी को तोड़ लेता है। ब्रोमीन थोड़ा कमजोर है। मैंने आपको बताया था कि जो वीक रिएजेंट्स होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं, वो देखेगा कि हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से कहां पर सबसे कमजोर साइट है, वहीं पर अटैक करूंगा, ठीक है ना। तो ब्रोमीन अगर एक प्राइमरी को तोड़ता है तो करीब 82 सेकेंडरी को और 1600 टर्शरी को तोड़ लेता है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रोमीन इज सो सिलेक्टिव। मैंने बोला था आपसे कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, जो वीक रिएजेंट होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। क्लियर हो रही बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा सा कैलकुलेशन, नहीं पहले एक पहले वो बना लेता हूं, रिलेटिव यील्ड की बात कर लेते हैं जरा। एक फॉर्मूला लिख देता हूं और उस फॉर्मूले को समझाऊंगा भी एग्जाम्पल से। रिलेटिव यील्ड क्या होती है? रिलेटिव यील्ड इज रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये टेबल से मिल जाएगा, जो टेबल हम लोगों ने अभी बनाया है यहां पर, ठीक है ना। रिलेटिव रिएक्टिविटी, दिस यू विल गेट फ्रॉम टेबल इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स। सिखाता हूं मैं अभी कि उसको कैसे ढूंढते हैं। और परसेंटेज यील्ड क्या होती है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू रिलेटिव यील्ड अपॉन टोटल यील्ड इंटू 100। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो हमने इथेन का या प्रोपेन ले लेते हैं, प्रोपेन का क्लोरीनेशन करवाया। कितने प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के? 2। कौन कौन से? 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। तो एक तो मिल जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक मिल जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। मेजर कौन होगा चेक करना है हमें। एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। अगर हम रिलेटिव यील्ड की बात करें, रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट, तो मुझे बताएं
फर्स्ट प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए रिएक्टिविटी कितनी है 1। और एक बात और बताएं जरा ध्यान से, बोर्ड की ओर सभी लोग देखें, लिखना बंद करें। ये प्रोडक्ट 1 को बनाने के लिए यहां पर कितने ऐसे CH बॉन्ड हैं जिनमें से किसी को भी ब्रेक करके यही बन जाता है? बोलो 6। 3 इधर है, 3 इधर है, वो सब आइडेंटिकल हैं। किसी को भी ब्रेक करता तो यही प्रोडक्ट बन जाता, वही है वो नंबर ऑफ आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई क्या? 6 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड, पहले मुझे करने दिया जाए फिर आप लिखें। बोलो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए रिएक्टिविटी कितनी 3.8। और कितने आइडेंटिकल बॉन्ड्स हैं जिनसे यही सेकेंडरी बन जाएगा? कितने आइडेंटिकल CH बॉन्ड्स ऐसे हैं? 2 × 2। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? टोटल क्या हो गया? टोटल यील्ड कितनी हो गई भाई? बोलो 13.6। तो परसेंटेज यील्ड बताओ, परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट, बोलो उसका रिलेटिव यील्ड अपॉन 13.6 × 100। क्यों? इसको कैलकुलेट करो, फिर परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकंड भी कैलकुलेट करो। चलो, मेजर कौन है? ये है 44% और ये हो जाएगा 56%। क्यों? और ये मेजर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी का ब्रोमिनेशन करके देखेंगे एक बार। ब्रोमिनेशन में आप देखोगे कि ये लगभग 96% हो जाता है। ब्रोमीन इतना सिलेक्टिव है कि अगर आप ब्रोमीन को अगर अपॉर्चुनिटी दें कि भाई तू प्राइमरी पे अटैक करेगा या सेकेंडरी पर, तो वो सेकेंडरी पे लग जाएगा कि भाई मुझे यही करना है, तो मैं कमजोर हूं, ये कमजोर बॉन्ड है, मेरे लिए ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लोरीन को फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, समझ नहीं पा रहे हो बात। क्लोरीन को क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो रिएक्टिव है। जब बॉन्ड तोड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी और उसको भी यूज कर लेगा वो, ठीक है ना। रिएक्टिव उसने का प्राइमरी है, तोड़ दो, सेकेंडरी है, उसको भी उड़ाओ। बात समझ आई? ब्रोमीन बेचारा कमजोर है, उसने देखा कि जहां कमजोर बॉन्ड होगा वहीं पर मैं अटैक करना सही रहेगा। भाई गरीबों का तो कोई चॉइस नहीं होता ना। चलो और चलो बोलो, कितने प्रोडक्ट्स बने? बोलो 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो, 2 प्रोडक्ट्स बने। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आप तो कैलकुलेट करके बताओ, परसेंटेज भी कैलकुलेट करो। मेजर कौन है वैसे? अगर गेस करें तो यही मेजर होगा, ठीक है ना। लेकिन आप परसेंटेज भी कैलकुलेट करो, क्योंकि हम लोग ये कंपेयर करना चाहते हैं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कितना फर्क आया परसेंटेज में। डायरेक्ट करूं क्या? चलो, रिलेटिव यील्ड ऑफ फर्स्ट, बोलो 1 × 6, ठीक है ना। रिलेटिव यील्ड ऑफ सेकंड, बोलो 82 × 2, 164. Total comes out to be how much? 170. बोलो परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट 6/170 × 100 कितना हुआ? लो, तो वो तो 96 से भी ज्यादा हो गया। परसेंटेज यील्ड ऑफ सेकंड, जरा बताओ इस कैलकुलेशन में आपको क्या प्रॉब्लम आई? मैं बताना चाहता हूं कि क्लोरीनेशन में जो मेजर था वो 56% था और ब्रोमिनेशन में वही उसी सिस्टम में ब्रोमिनेशन करवाया तो मेजर 96% निकला। दैट मीन्स ब्रोमिनेशन इज वेरी सिलेक्टिव प्रोसेस। जब कभी ब्रोमिनेशन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो हमेशा वो ज्यादा क्राउडेड कार्बन को ही अटैक मारना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर बॉन्ड तोड़ना आसान है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक है ना। उसका रीजन क्या है? वाई सेकेंडरी CH बॉन्ड इज वीकर देन प्राइमरी CH बॉन्ड? जो फ्री रेडिकल बनता है वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल फ्री रेडिकल, जहां पर जितना स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मतलब जो बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड is inversely proportional to stability of free radical. जिस CH बॉन्ड को तोड़ के जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बना सकोगे वो CH बॉन्ड उतना ही आसानी से टूट जाएगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, ठीक है ना। जब बॉन्ड एनर्जी का कैलकुलेशन होता है तो होमोलिटिक फिशन से होता है, बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि फ्री रेडिकल्स बने और उस फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है 1 मोल बॉन्ड फॉर्म तोड़ने में, वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। बॉन्ड एनर्जी का क्या डेफिनेशन है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, बट ब्रेक
हाउ टू ब्रेक, इज इट हेट्रोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक फिशन? होमोलाइटिक। बात समझ में? होमोलाइटिक फिशन में ही ब्रेकिंग करनी है। एक क्वेश्चन और दूंगा। इस बार हमने लिया है, बॉयज पे अटेंशन, इस बार हमने लिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। क्लोरीनेशन करवा रहा हूं। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे बोलो? 4 इनफैक्ट। एक बार Cl यहां लग जाए, क्यों? एक और लेफ्ट में ले आओ Cl को, यहां पे Cl लग जाए, ये है दूसरा, और लेफ्ट में ले आओ, यहां पे Cl लग जाए, ये है तीसरा, और एक और है जो बिल्कुल लेफ्ट में Cl लग जाए। दिस इज 4। अगर स्टीरियो भी काउंट करोगे तो 6 हो जाएंगे। पहले भी किया हमने। जल्दी से बता सकते हो कि मेजर कौन सा है? चलो कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कौन सा मेजर है? थर्ड वाला, क्योंकि वो टर्शरी है। सेकंड किसने बोला? तूने सही बोला। हाँ, कायरोलर से नहीं मतलब है। जरा देखो, ये इसको बनाने के लिए कितने ऐसे बॉन्ड्स हैं? आइडेंटिकल बॉन्ड्स कितने हैं? 1:3। क्यों? ये प्राइमरी CH बॉन्ड और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन इससे डिफरेंट है। क्यों? तो 1:3। इसमें बोलो 3.8 × 2 ना। इसमें बोलो 1:5 ना। इसको बनाने के लिए एक ही तो CH बॉन्ड है, और ये टर्शरी है तो 5, उसका रिलेटिव रिएक्टिविटी 5 है, और नंबर ऑफ CH बॉन्ड 1 है। और इसमें बोलो 6 है, ये 1:6। बोलो सबसे ज्यादा कौन? सेकेंड। तो ऐसा धोखा हो जाएगा। क्लोरीनेशन में धोखा होने का चांस है, ब्रोमिनेशन में नहीं होता। क्यों? अगर ये ब्रोमिनेशन होता तो ये 1600 हो जाता, इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी हो जाती 1600, और ये बहुत ही ज्यादा भारी पड़ता सब पर। समझ नहीं पाए? समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है। सबका अलग अलग कैलकुलेट करके और परसेंटेज बना के बताऊं, या मेजर माइनर आ गया? मेजर कौन निकला? सेकंड। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन अभी डीप शूट कर लो। क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। वो लाइट की प्रेजेंस में फोटॉन्स निकलते हैं ना, फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। ये वैल्यू जो है ना, पर फोटॉन जो है ना, ये 10⁻³ से 10⁻⁴ होती है पर फोटॉन। पर फोटॉन इट इज 10⁻³ to 10⁻⁴। ठीक है ना। इसको क्वांटम यील्ड बोलते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं एक फोटॉन से। एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, आइसोमराइजेशन। अल्केन्स में आइसोमराइजेशन होता है। अगर मान लीजिए आपने ब्यूटेन ले लिया, इसको एनहाइड्रस AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में ट्रीट करें, तो ये ब्यूटेन का कोई दूसरा आइसोमर बन जाएगा, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है ना। चेन आइसोमर्स बन जाते हैं ब्यूटेन के। अगर पेंटेन होगा तो उसमें कई तरह के बन जाएंगे, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन भी बन सकता है, ठीक है ना। हर तरह के बन जाएंगे। एक और रिएक्शन बता देता हूं, एरोमेटाइजेशन। ठीक है ना। अगर मान लो आपने N-हेक्सेन लिया, N-हेक्सेन लिया आपने क्रोमियम ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है ना, MO2O3, 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बेंजीन बन जाता है। हाइड्रोजन निकालकर इस तरह से लिखते हैं,
एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे। ठीक है ना। तो सभी ये हाइड्रोजन निकाल के ये बॉन्ड भी बन जाता है और हर जगह से H2 निकाल के डबल बॉन्ड बन जाता है। वो एसिटिलीन के लिए। अगर मान लो आपने टोलुइन ले लिया, सॉरी ये एन हेक्सेन की जगह आपने एन हेप्टेन ले लिया, दिस इज एन हेप्टेन, तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ये टोलुइन बन जाएगा। ऑक्टेन ले लोगे तो ज़ाइलिन बन जाएगा। ठीक है ना, समझ जाओगे। ये ले ले बेटा, थैंक यू। पेट्रोलियम जेई में नहीं है लेकिन जेई मेन में आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा जेई एडवांस में मतलब ये पूछा नहीं जाता। पेट्रोलियम क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। लिख लो, पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। अलग अलग टाइप के अल्केन्स का एक मिक्सचर है पेट्रोलियम। आपने सुना भी होगा कि पेट्रोलियम बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर वो जमीन में से मिलता है। हाँ, पेट्रोलियम के वेल्स होते हैं। हाँ, जरा मुझे बोलने दिया जाए। तो पेट्रोलियम जो है ना वो एक ऐसा ऐसे काला कचरा टाइप का मिक्सचर है जो इसमें बहुत सारे एल्केन्स का मिक्सचर होता है और उसको हम पेट्रोलियम वेल में से डिग करके निकाल लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी पेट्रोलियम पाया जाता है जमीन में। कई जगहों पर बॉम्बे हाई करके एक जगह है, वहां पर भी वो समुद्र के बीच में से पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंस है। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स। जब हम उसका वेल में से पेट्रोलियम निकाल रहे होते हैं ना, तो जब खुदाई की जाती है तो उसमें सबसे पहले गैसियस मटेरियल बाहर निकलता है, उसको हम नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है ना। वो उसका मेजर कंटेंट जो है वो मीथेन होता है। 98% करीब उसमें मीथेन होती है। तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले तो उस गैस को भी स्टोर कर लेते हैं, उसको कंप्रेस करके सीएनजी की तरह और दूसरे यूजेस उसके करते हैं। ज्यादातर सीएनजी ही बनाते हैं उसको कंप्रेस करके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन निकल के वो तो पहले ही आ जाता है। फिर उसके बाद हम पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेते हैं। पेट्रोलियम को बाहर निकाल के फिर हम उसको ले जाते हैं रिफाइनरीज में। खूब सारी रिफाइनरीज हैं, इंडिया में भी रिफाइनरीज हैं। इंडिया में पेट्रोलियम जो मिलता है खुद वो तो अपना पेट्रोलियम तो वो रिफाइनरी में पहुंचाते हैं। बाहर से भी जो पेट्रोलियम वो इंपोर्ट करवाते हैं उसको भी रिफाइनरीज में ले जाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे मथुरा में भी एक रिफाइनरी है और एक गुवाहाटी में है एक रिफाइनरी है, मतलब सॉरी असम में जोरहाट में। और बहुत सारी जगहों पर रिफाइनरीज हैं, खूब ज़्यादा रिफाइनरीज हैं। उनमें हम उसको रिफाइन करते हैं, फ्रैक्शनेशन करते हैं। यानी कि एक कॉलम ले लेते हैं, एक कॉलम में उसको रख लेते हैं, हीट करते हैं तो जो सबसे लो बॉइलिंग वाला होता है सबसे पहले ऊपर जाता है, वेपराइज होकर बाहर निकलता है, उसको स्टोर कर लेते हैं, ठंडा कर देते हैं, वापस कंडेंस हो जाता है। तो सबसे पहले उसमें पेट्रोलियम ईथर्स निकलती हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर निकलता है पेट्रोल का एक और नाम है गैसोलीन। ठीक है ना। पेट्रोल का एक और नाम है गैसोलीन। ये C7 से C9 हाइड्रोकार्बन्स का, C9 अल्केन्स का मिक्सचर है ये। ठीक है ना। ये गैसोलीन या पेट्रोल है। इसके बाद फिर कुछ दूसरे हेवी ऑयल्स निकलते हैं। फिर डीजल निकलता है, C16 है वो। डीजल इज C16। वो C16 वाला जो हेक्साडेकेन वाला जो अल्केन है वो डीजल कहलाता है। उसके बाद और हेवी ऑयल्स निकलते हैं, मोबिल बोलते हैं। उसके बाद सब कुछ निकलता है। उसमें फिर पेट्रोलियम जेलीज निकलती हैं, उसको भी रिफाइन करके उसको भी मार्केटिंग करते हैं। जो सब कुछ उस वेसल में रख के गर्म करके सबको उड़ा के बाहर निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है लास्ट में, वो कोल टार होता है, उसका भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा, हाँ, रोड बनाने में और बहुत सारी जगहों पे पेंट वेंट के तरह से भी यूज कर लेते हैं उसको। तो मतलब आप समझें कि पेट्रोलियम का एक एक फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है और वो बिकता है। ठीक है ना। इसीलिए जो जिन देशों में पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा बड़ा भंडार पाया जाता है तो कहा जाता है कि वो जो कंट्रीज हैं वो पेट्रो डॉलर्स कमाते हैं। एक कंट्री है बहरीन नाम से। तो बहरीन जो है वो, एक बार मुझे वहां जाने का मौका मिल रहा था लेकिन नहीं मिला, मतलब मैं फिर गया भी नहीं। मतलब ऐसा था कि मैं फिजी में काम करता था और वहां से फिजी ने एक वहां पे एक ब्रांच खोली थी, तो वो चाहते थे कि मैं जाऊं।
तो मैंने बोला किसी बैचलर को भेजो, मैं जाऊंगा फिर बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा। और वहाँ के बारे में पढ़ा तो ये लगा कि बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक वहाँ पे पब्लिक वो नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप अपना लाइसेंस हो तो अपनी गाड़ी चलाएं या फिर पैदल चलें, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मुझे लगा कि मुझे जाना ठीक नहीं है। फिर मैंने उसके बारे में डिटेल निकाला तो पता लगा ना कि जो वहाँ का किंग है ना, उसको आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो पैसे देते हैं, किस बात के, कि तुम पेट्रोलियम मत निकालना, क्योंकि वो जियोलॉजिकली वो थोड़ा लो है, वो उसकी जो लैंड है वो लो है। अगर वो पेट्रोलियम निकालना शुरू करेगा ना तो आसपास के सबके पेट्रोलियम वहीं आ जाएंगे। नहीं समझे बात को? तो उसने कहा कि बाबूजी आप ना निकालें और पैसे लेते रहे तो वो बहुत रिच कंट्री है अदरवाइज, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा था, वहां से पेट्रोलियम निकाल लाते हैं, पेट्रोलियम के सारे अवयव जो है वो किसी न किसी तरीके से काम आ जाते हैं और मार्केटिंग हो जाती है उनकी। जो कचरा बचता है लास्ट में कोल टार, वो भी 10-20 रुपए किलो मिलता है, तो वो भी यूज हो जाता है। मुझे केवल पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा बताना है। इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, मतलब पेट्रोल जो है ना वो C7 से C9 का मिक्सचर है, जिसमें अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लें तो वो बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल होता है। जैसे मान लो 6 कार्बन एरोमेटिक में आ जाए, 2-3 और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल, मतलब हैविंग एरोमेटिक रिंग, लेकिन वो पब्लिक को यूज करने को नहीं मिलता। उसके बाद जो ब्रांच्ड वाले जो है ना, ब्रांच्ड वाले वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल माने जाते हैं, वो भी पब्लिक की यूज में नहीं आता। हमको मिलता है लीनियर वाला, जो सबसे पुअर क्वालिटी पेट्रोल होता है। तो इनको अच्छा बनाने के लिए, ब्रांचिंग करने के लिए तमाम जुगाड़ किए गए थे पहले। जैसे एक कंपाउंड था टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड से, अब मैंने आपको अभी बताया था कि इससे मिलेगा फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल यहाँ पे इथाइलेशन वगैरह करा के ब्रांचिंग करवाते थे इससे। तो इससे क्या होता था, पेट्रोल की क्वालिटी में थोड़ा सुधार होता था। लेकिन एक समस्या आ गई, इसको TEL बोलते हैं, TEL, ठीक है। आप जब छोटे थे तो आपने देखा होगा लेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल, ऐसे पहले पेट्रोल पंप पे दोनों तरह के पेट्रोल मिला करते थे, जिसमें ये मिलाया जाता था, जिसमें ये नहीं मिलाया होता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, जब हाईवेज के किनारे की मिट्टियों की जांच की गई तो पता लगा उसमें लेड का कंटामिनेशन बहुत ज्यादा है, एंड लेड इन फ्री स्टेट इज कैंसर कॉजिंग। तो फिर इसको बैन कर दिया गया। मेरा ऐसा ख्याल है कि 2000 के आसपास इसको बैन किया गया था। फिर अब उसके बाद पेट्रोल के कंजम्पशन को कम करने के लिए इथेनॉल 5% मिला देते हैं। इथेनॉल इज ऑल्सो वेरी गुड फ्यूल, बात समझ भाई। अब आजकल उसमें 5% इथेनॉल की मिक्सिंग की जाती है, उससे थोड़ा सा पेट्रोल की खपत कम हुई है। खैर, इसको ब्रांच वगैरह बनाने के लिए, तो फिर पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल है, ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। वही उतनी ही बात केवल मुझे आपको सिखानी है। पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसको बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा पेट्रोल की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऐसा माना गया कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोऑक्टेन। इसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ये आइसोऑक्टेन है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये आइसो के उन रूल्स को फॉलो नहीं करता कि 2 पर मिथाइल होना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में। जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन हम लिख देते हैं, वैसा नहीं है ये। आइसोऑक्टेन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला एक कंपाउंड है जो आइसो, नियो और उसके नॉर्मल वाले रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना, ये एक एक्सेप्शन है। इसका ऑक्टेन नंबर तो है 100। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100 एंड ऑक्टेन नंबर ऑफ N-हेप्टेन इज, N-हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0। ऑक्टेन नंबर इज 0, यानी ये सबसे पुअर क्वालिटी का पेट्रोल है और ये बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल है। पेट्रोल जिस इंजन में यूज किया जाता है उसको इंटरनल कंबस्शन इंजन बोलते हैं। असल में उसमें क्या होता है, उस इंजन में एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है, और फ्यूल को, पेट्रोल को हम वहीं ले जाते हैं, वहां स्पार्क प्लग से पेट्रोल को जलाते हैं, जिससे एनर्जी निकलती है, जिससे वो हिट करता है तो पिस्टन मूव करता है। उस पिस्टन को आगे एक्सेल से जोड़ देते हैं, एक्सेल को आगे आप व्हील से जोड़ दें, आप गाड़ी में यूज करें या कहीं उस इंजन का इस्तेमाल करें, मतलब कहीं भी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन वो पिस्टन मूव करता है क्योंकि पेट्रोल पिस्टन के, उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर पेट्रोल जलता है और पेट्रोल के जलने से जो हीट निकलती है उससे पिस्टन मूव करता है, और वो जो मूवमेंट है वो आगे आप जिस तरह का इस्तेमाल करना चाहें, एक्सेल के थ्रू, व्हील्स में, गाड़ी में, जहां भी इस्तेमाल करना चाहें। तो जब वो फ्यूल वहां जलता है ना, तो अच्छा फ्यूल वो होता है जो धीरे धीरे जले और स्मूथली एनर्जी देता रहे लगातार। लेकिन अच्छा पेट्रोल नहीं है तो वो क्या करता है, जलते जलते आखिरी हिस्सा उसका एक साथ जल जाता और वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और इस एक साथ जलने की वजह से एक मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉकिंग।
ठीक है ना, बिल्कुल मेटल के ऊपर हिट करें वैसा साउंड, इसलिए इंजन में से इस तरह के साउंड निकलते हैं। जितना पुअर क्वालिटी पेट्रोल होगा पर मिनट उतनी ज्यादा नॉकिंग होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये टीएल वगैरह जो थे ना, ये एंटी नॉक एजेंट थे, ब्रांचिंग कर देने से नॉकिंग कम हो जाएगी, तो उनको एंटी नॉक एजेंट भी कहा जाता था। नॉकिंग क्या है? दैट मेटेलिक साउंड विच इज क्रिएटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल ऑल टुगेदर। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा पेट्रोल कौन सा है? जो स्मूथली जले धीरे धीरे और एनर्जी देता रहे, या वो जो एक साथ जल जाए स्मूथली, जिसमें नॉकिंग कम हो जाए वो अच्छा पेट्रोल है, नॉकिंग ज्यादा हो जाए अच्छा पेट्रोल नहीं है। तो इसका ये बेस्ट है और ये पुअरेस्ट है। तो लेबोरेटरी में क्या है ना, इसके एन-हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के बहुत सारे मिक्सचर्स को बना के रखा जाता है पहले से, ठीक है ना, जैसे 10%, 90%, ठीक है ना, 20-80, ठीक है, ऐसे 25-75 या फिर 30% और 70%, इस तरह का मिक्सचर पहले से रखा होता है लैब में। और एक स्टैंडर्ड इंजन भी है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के लिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल गैसोलीन है जिसका आपको ऑक्टेन नंबर निकालना है, आपको बताना है भाई हमारे पास एक पेट्रोल है, ऑक्टेन नंबर बताओ, हाई है कि लो है, कितना ऑक्टेन नंबर है। तो उस सैंपल को लेके आया जाता है लैब में सैंपल लाके उसी इंजन में चलाते हैं जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का इंजन है, और उसका नॉकिंग परफॉर्मेंस काउंट कर लेते हैं कि पर मिनट उसने कितना नॉक किया, पर सेकंड कितना नॉक किया, ऐसे कर करके चेक कर लेते हैं। क्लीन कर दो इंजन को। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मिक्सचर रखे हुए हैं ना, उनको बारी बारी से ट्राई मारते हैं कि किस मिक्सचर के बराबर ही उस सैंपल गैसोलीन का नॉकिंग परफॉर्मेंस था। समझ नहीं पा रहे हो? मान लो उसका नॉकिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये मिक्सचर है, तो हम कहेंगे कि उस पेट्रोल का, उस सैंपल गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर 75 है। बात समझ में आ रही है? ऑक्टेन नंबर ऑफ ए सैंपल गैसोलीन इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ एन-हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन whose knocking performance is same as that of sample gasoline। क्या मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूं? आपके पास कोई पेट्रोल है, आप ले आए लेबोरेटरी में, नॉकिंग परफॉर्मेंस चेक करें, फिर लैब में जो मिक्सचर, स्टैंडर्ड मिक्सचर रखे गए हैं उनसे मैच करवाएं कि किसका नॉकिंग इससे मैच कर रहा है। जिससे मैच कर जाएगा उसमें आइसोऑक्टेन का जो परसेंटेज होगा वही ऑक्टेन नंबर कहलाएगा उस पेट्रोल का जो सैंपल गैसोलीन आया है। समझ गए क्या? तो जरा लिख लो इस बात को, इतनी सी बात मुझे बतानी थी सिर्फ। ऑक्टेन नंबर के लिए लिखो, ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन लिख लो। ऑक्टेन नंबर ऑफ ए सैंपल गैसोलीन octane number of a sample gasoline is equal to the percentage of isooctane. I repeat, octane number of a sample gasoline is equal to the percentage of isooctane in the mixture of N-heptane and isooctane. In the mixture of N-heptane and isooctane, whose knocking performance is same as that of sample gasoline. I repeat, octane number of a sample gasoline is equal to the percentage of isooctane in the mixture of N-heptane and isooctane, whose knocking performance is same as that of sample gasoline. समझ में आ गई बात? जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा वो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल माना जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बहुत पुअर क्वालिटी का पेट्रोल अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मैंने तो आपको बताया है कि C1 से C5 तक गैसेस हैं, उसके बाद लिक्विड्स हैं, उसके बाद हाँ थोड़ा सा बता दिया था मैंने शुरू में ही आपको। बस जरा सा मैं 1, 2, 3 बातें और बता देता हूं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। बॉयज पे अटेंशन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एमंग आइसोमर्स, boiling point is inversely proportional to branching. बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है ना, ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? ओपन चेन में
जो अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैन डर वाल फोर्स है वो ज्यादा होगा। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स होगा। अगर आपने ब्रांचिंग कर दी तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वैन डर वाल फोर्स भी कम हो जाएगा, और वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक तो मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और अगर आइसोमर्स हैं यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और लीनियर चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना। और एक और बात है कि मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ घटता है। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ घटता है, लेकिन अगर ब्रांचिंग इस तरह से हो जाए कि सिलिंड्रिकल शेप हो जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप होने पे, सिमेट्रिकल होने पर वो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है ना। मेल्टिंग वी टॉक इन केस ऑफ सॉलिड्स, और सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की पैकिंग जितनी अच्छी होगी क्रिस्टल में उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा उतना ही अच्छा वो पैक होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, but if branching is in such a manner that it forms a cylindrical shape rather, then melting point increases। समझ गए क्या? आइसोमर्स में। ठीक है ना। बात समझ में आई? जैसे मुझे बताओ, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? 7। ये हाँ, सेकंड का ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? सेकंड का ज्यादा हो जाएगा। अगर हम आइसोमर्स ले लें, ये एन पेंटेन है, ये सिलिंड्रिकल हो जाएगा तो 312। ठीक है ना। ब्रांचिंग से तो कम होती है ना, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया। देख लो, शेप सिमेट्रिकल शेप हो जाना चाहिए ताकि उसकी फिटिंग अच्छी हो जाए। ये सर्कुलर नहीं है, मतलब ये 3D में है ना, ये तो कोई ये प्लेनर स्ट्रक्चर थोड़ी है। ठीक है ना। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल और देख लो। एन ऑक्टेन है, और एक ये देख लो, बोलो 312। मैंने बताया ना कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन ये ऐसे होता है कि जैसे अगर ये इवन अल्केन है तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है और ऑड अल्केन के लिए थोड़ा कम होता है। नहीं समझ पाए? जैसे मान लो मैं ये कहूं कि C9 से C10 कराया हमने, तो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ठीक है ना, बाई x डिग्रीज मान लो से। समझ नहीं पाए? अगर कोई एल्केन 9 कार्बन का था और अब आपने 10 कार्बन का एल्केन कर दिया उसको, तो मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है। मान लो x डिग्री से इंक्रीज हुआ, और C10 से अगर आपने C11 किया तो भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बाई y डिग्री सेंटीग्रेड से। देन x इज ग्रेटर देन y,
यानी जो इंक्रीज ऑड से इवन में होता है वो ज्यादा होता है इवन से ऑड में। उसका रीजन क्या है कि जो इवन अल्केन्स है ना, इवन मेंबर्ड की अल्केन्स है ना, दे आर मोर सिमेट्रिकल। इवन अल्केन्स आर मोर सिमेट्रिकल, सो दे फिट वेरी क्लोज इन द क्रिस्टल लैटिस। और जो ऑड एल्केन होती है ना, वो लेस सिमेट्रिकल होती है। ऑड एल्केन्स आर लेस सिमेट्रिकल। तो अगर आप ऑड से इवन पर जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हुए, कार्बन का नंबर बढ़ाते हुए, तो इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा। और इवन से ऑड में जाएंगे मॉलिक्यूलर बढ़ाते हुए तो भी इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज इन केस ऑफ ऑड टू इवन इज मोर एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन केस ऑफ इवन टू ऑड। क्या मैं अपनी बात ठीक से बोल पा रहा हूं? तो उसका एक ग्राफ भी बनाते हैं, बड़ा जिग जैग टाइप का ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है ना। इधर की ओर मान लो हमने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया और इधर की ओर अल्केन ले लिया, अल्केन का मॉलिक्यूलर वेट ले लिया है, ठीक है ना। मान लो हम C9 से C10 पर जाएं और C10 से फिर C11 पर आए, C11 से C12 पर जाएं, C12 से C13 पर आए, C13 से C14 पर जाएं। ऐसे समझ रहे हो क्या? आप देख रहे हो ये जो इंक्रीज है ये x और ये y है, तो x बड़ा है हर बार आप देखेंगे कि जब ऑड से इवन में जाएंगे तो जो गैप ज्यादा आएगा और इवन से ऑड में जाएंगे तो गैप कम आएगा। है तो इंक्रीजिंग लेकिन ग्राफ जिग जाएगा। समझ नहीं पाए यार? सिंपल सा फंडा है ये। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, बट इसकी जो रेंज है ना, रेंज जो है ना वो 0.1 से 0.9 तक ही है। दैट मीन्स alkanes are less dense than water। क्यों? वाटर से कम डेंसिटी होगी इसकी, एंड दैट्स वाई दे फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है ना। रीजन फॉर ओशन फायर, यही रीजन है जो ओशन में जो आग लग जाती है उसका रीजन यही है कि अल्केन्स फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, और पेट्रोलियम ही अल्केन्स है। और पेट्रोलियम का कुआं समुद्र के नीचे पाया भी जाता है। अगर उसमें से कहीं पेट्रोलियम लीक हो गया तो वो बाहर आ जाता है, सरफेस पर आ जाता है और फिर वहां आग लग जाती है। ठीक है। और उसको बुझाना भी बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि सारा पेट्रोलियम नहीं जल जाएगा तब तक नहीं बुझेगा। ठीक है। इसके लिए जरा से देख लो, ये अगर हम इधर की ओर डेंसिटी ले लें और इधर की ओर अल्केन ले लें, मॉलिक्यूलर वेट, मान लो ये 0 डेंसिटी है, ये 1 डेंसिटी है, ये आगे और है, तो डेंसिटी ऐसे वेरी करती है, बस 1 से कम ही रहेगी। डेंसिटी जो है अल्केन की डेंसिटी 1 से कम ही रहेगी। इधर की ओर मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बट इट विल नॉट गो बियॉन्ड 0.9। ठीक है ना। 1 से कम ही रहेगी। सो अल्केन्स आर ऑलवेज लाइटर देन वाटर एंड दे फ्लोट ऑन वाटर। और ये वाटर पे फ्लोट करता है, इसीलिए कभी कभी समुद्र में आग लग जाती है। आग कितने तरह की होती है?